तो अपन इस वीडियो में क्वेश्चंस को बड़ा करना सीखने वाले हैं, क्योंकि भाई मेन दिक्कत ये रहती है क्वेश्चन को बड़ा कैसे करें। अपन मेन पॉइंट याद करेंगे और इन ट्रिक से उस क्वेश्चन को बड़ा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है क्वेश्चन बड़ा करने के लिए, आपको समझना पड़ेगा कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और अपन क्वेश्चन को 2 लेवल में बड़ा करने वाले हैं, एक 2 से 3 नंबर के लेवल का और एक बड़ा करने वाले हैं 4 नंबर का, ठीक है। और अपन कैसे बड़ा कर रहे हैं, अपन इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे को सिर्फ 1 या 2 शब्द ही याद हैं, उससे पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर बनाएंगे। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले 5 प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। इसके अलावा अगर कुछ मेरे को मिलते हैं तो मैं और बना दूंगा इसके बाद वीडियो। पहला आता है व्हाट इज टाइप के क्वेश्चन। व्हाट इज टाइप के क्वेश्चन कैसे रहते हैं? व्हाट इज ऑप्टिक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब क्या है। और इस क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है कि अपने को बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी रहेगी तो अपन मेन कंटेंट को थ्योरी के पहले लगा देंगे क्वेश्चन वाले वर्ड में, जैसे वर्ड को निकाल के क्वेश्चन मतलब आंसर को डाल दिए और इज रिफ्रैक्शन इज ऑप्टिक्स, ऐसा भी नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा करना कैसे करना है बहुत कठिन रहता है, अभी बताता हूँ मैं। फिर दूसरा क्या रहते हैं, राइट द लॉज ऑफ फाराडे, लेंस लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी प्रकार के लॉज। या फिर कैसे आते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कुछ भी, ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी पूछ सकता है। राइट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कोई भी प्रकार के 2 चीज़ों में डिफरेंस पूछता है। इसको 2 तरीके में बड़े करने के बताता हूँ कैसे। व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज मेंट बाय प्रिज्म, व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्शन, कुछ भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसको भी कैसे पढ़ा करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये क्वेश्चन तो आपने देखे हो गए। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ये वो, ठीक है। तो अब देखते हैं इनको बड़ा कैसे करना है आंसर्स, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज टाइप वाले। तो व्हाट इज टाइप वाले को बड़ा करने का सबसे पहला तरीका है कि आप देखो पहले पूछा क्या है। जैसे मान लो एक्स वाई जेड पूछा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हेडिंग डालो एक्स वाई जेड बड़े बड़े अक्षरों में। फिर आपको शुरू कैसे करना है, शुरू में आपको एक फ्री की लाइन दिलाता हूँ। ये हर क्वेश्चन में जितने भी 40 आते हैं सब में लग जाएगी लाइन, ठीक है। क्या लाइन है? ये लाइन है, एक्स वाई जेड कैन बी डिफाइंड एज, ये पहली लाइन हर व्हाट इज वाले क्वेश्चन में लग जाएगी। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को लिखना कैसे शुरू करना है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर है वो लिखेंगे एक्स वाई जेड इज डैश 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 डैश। फिर ये हो गया। अब अगर आप दूसरी, इसके लिए एक मेथड है आर ई ई, ये कोई यूट्यूब में मेथड नहीं है, चुराए वाली नहीं है, खुद से बनाई वाली है। आपको रिस्पॉन्ड करना है पहले, फिर इलेबोरेट करना है। इलेबोरेट मतलब एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन, और एग्जाम्पल देना है। बताता हूँ कैसे। आपने पहले रिस्पॉन्ड कर दिया एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड ये है। अब उसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, जैसे अगर पूछ लिया व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो आप लिखोगे रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना, फिर रिफ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज, फिर आप यहाँ पे लिखोगे इट इज़ एन रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना विच हैपन्स इन व्हेन यू गो फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इस प्रकार से आप लिखोगे। फिर आप इसको, ये आपने रिस्पॉन्स करे हो कि क्या होता है, आपने डेफिनेशन बता दी। अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? अगर एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं कर सकते तो बताऊँगा कैसा करना है। कर सकते हो तो I.E लिखना और एक्सप्लेन कर देना। कैसे एक्सप्लेन करोगे, इतना तो लिख ही दिया, अब इसी को दूसरे शब्दों में लिख दो, बताता हूँ कैसे। इसको ऐसे लिख दो आप, व्हेन इट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर it goes away from normal। एक मिनट समझा। नॉर्मल goes away from the normal। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये एग्जांपल है, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसको,
अगर आपको एक्सप्लेन करते नहीं आता है तो पहले बस ये लाइन लिख दो, फिर आंसर लिख दो, फिर क्या करो, जैसे आपने एक्स वाई जेड ये है, फिर लिख दो इज़ कॉल्ड एक्स वाई जेड, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले को लिखने का तरीका। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको रिस्पॉन्स लिखना है, पहले डिफाइंड एज लिख दिए, फिर आप रिस्पॉन्स लिखो यहाँ पे, फिर एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर दो वरना मत करो, और एग्जांपल कर सकते हो तो कर दो। अगर एग्जांपल क्या आ जाएगा, एयर टू वाटर, या फिर कोई भी एग्जांपल अगर पॉसिबल है तो लिखो, वरना इस कॉल्ड एक्स वाई जेड लास्ट में भी कर दो और ख़त्म कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। राइट द लॉज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब इसको लिखने का भी पहले एक मेन तरीका ये है कि आपको पहले ये डालना है लॉज ऑफ एक्स वाई जेड कर देते हैं, ठीक है। ये तरीका है, देखो, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फिर लॉज ऑफ एक्स वाई जेड। इसी लाइन में थोड़ा आप सुंदर तरीके से और लंबा करके लिखोगे तो आपका 1.5 लाइन तो काम हो गया इसका, ठीक है। अब लिखना क्या शुरू करना है। अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ नाम याद है, लॉज में तो आपको पूरा लॉ लिखना पड़ेगा, यहाँ से पहला लॉ दूसरा लॉ पॉइंट डाल के, लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ नाम याद है तो कैसे करना बताता हूँ मैं। अगर आपको सिर्फ याद है, जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक सोचो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक ये पता है अपने को कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो पहला कांस्टेंट पोटेंशियल, ये आपको समझना है और अपने खुद से दिमाग लगा के अपने क्वेश्चन में डालना है। पहला इतना ही याद है अपने को। अब इसको लंबा कैसे करना है, सिर्फ इतने शब्द को लंबा करने का बढ़िया तरीका है कि आप फिर से ये लिखो, कांस्टेंट पोटेंशियल हो गया, इसको उठाओ यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे लिखो कांस्टेंट पोटेंशियल। ये फिर आप इसको लंबा करने का तरीका देखो, अगर देखो इसको तो कांस्टेंट पोटेंशियल एक टर्म ही है तो इसको तो आप खींच नहीं सकते, तो आप कैसे लिख सकते हो, पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा कर सकते हो। ये फिर आपको आपके सेंटेंस में ऐसा नहीं जम रहा है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करना है, आपको इसी को उठा के यहाँ पे लिख देना है और फिर लिख देना है इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इज़, जो भी यहाँ पे आपने नाम लिखे उसी को यहाँ पे डाल दिए, इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसे लिख देना है तो आपका यह आंसर बड़ा हो गया। अब ऐसे जितने कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वैसे कर लो भाई, राइटिंग में ध्यान मत दो, है ना, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया। अब तीसरा कौन सा टाइप है क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का टाइप है राइट द डिफरेंस बिटवीन। अब दो तरीके हैं, अगर डिफरेंस सिर्फ एक ही है, एक ही अंतर पता है आपको, तो आपको लिखना है फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर आपको पहला क्या लिखना है, जैसे डिफरेंस लिखना है आपको किस बीच में, किसी के बीच में भी डिफरेंस लिखना है। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है, अगर आपको देखो जो डब्बे बनाने वाला है वो कब करना है, जब आपके पास कम से कम 2 या 3 तो हो डिफरेंस। अगर एक ठो के लिए डब्बा बनाओगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं उसमें। तो जैसे मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, रेगुलर एंड इरेगुलर डिफ्यूजन। अब रेगुलर और इरेगुलर डिफ्यूजन के आप बीच में अगर आपको एक ही अंतर पता है, रेगुलर डिफ्यूजन जो होता है वो स्मूथ सरफेस में होता है, इरेगुलर रगेड सरफेस में होता है। तो अगर आप इसके लिए एक ही पॉइंट लिखोगे बीच में स्मूथ सरफेस, फिर यहाँ रगेड सरफेस, तो ख़त्म ही हो जाएगा भाई। फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, फिर आपको लिखना है एक्स में, एक्स का लिख देना है आपको कि एक्स में ये होता है भैया और वाई में ये होता है भैया। तो ऐसे 2 लाइन हो जाएगी आपकी, ख़त्म। अगर आपका 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन तो नंबर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और अगर हो सके मान लो कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी फिर कोई सी यूनिट, कोई सी टर्म वाला पूछ लिया, जो कि मतलब कोई यूनिट पूछ लिया, तो उसकी आप डायमेंशनल फार्मूला लिख दो। जैसे अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फिर पोटेंशियल डिफरेंस से पूछ दिया तो उसका फार्मूला लिख दो, डायमेंशनल फार्मूला लिख दो, यूनिट लिख दो, इससे भी नंबर मिल जाते हैं, ठीक है।
बाकी अगर आपको दो ही पता है या फिर एक ही अंतर पता है, जैसे अगर x इज़ अगर हम लिखें कि x इज़ ब्लू, आपको इतना होता है, और y का आपको नहीं मालूम है तो y इज़ नॉट ब्लू। इस टाइप से कुछ भी लिख दो, लेकिन भाई लिख दो, अगर कुछ नहीं आता तो ऐसे लिख दो लेकिन लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा आंसर है तो यही लाइन डालो, फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे y, x और y कुछ भी हो सकते हैं, और यहाँ पे एक ही करके पॉइंट लिखो, ठीक है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पॉइंट 1 ये पॉइंट 2, अगर आपका पॉइंट 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया लेकिन आपका पॉइंट 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, तो ऐसा नहीं कि मतलब पॉइंट 1 इसका x का यहाँ पे ख़त्म हो गया लेकिन y का यहाँ तक चला, तो ऐसा नहीं कि इसका पॉइंट 2 यहीं से चालू कर देंगे, जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है वहीं से शुरू करेंगे। तो जैसे जहाँ का पॉइंट 2 यहाँ से स्टार्ट होगा तो पॉइंट 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कि पॉइंट 1 और पॉइंट 1 आजू बाजू, पॉइंट 2 और पॉइंट 2 आजू बाजू, पॉइंट 3 और पॉइंट 3 आजू बाजू, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मेंट बाय वाले क्वेश्चन। व्हाट इज़ मेंट बाय और व्हाट इज़ वाले क्वेश्चन जो रहते हैं ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय वाले क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय कुछ भी पूछ लिया, व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको व्हाट इज़ मेंट बाय एक्स वाई जेड पूछ लिया है, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, द टर्म एक्स वाई जेड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, आपको यहाँ तक लिखना है, 2 बिंदु लगाने, और यहाँ से आपको प्रॉपर जो आपका आंसर आता है वो लिखना शुरू करना है। इससे क्या होगा, अगर आपका आंसर छोटा भी है तो एक लाइन एक्स्ट्रा हो चुकी है आपकी ऑलरेडी, और आप जब लिखोगे तो आपका सही सा आंसर दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें और एक ट्रिक है, जैसे मान लो व्हाट इज़ मेंट बाय एक्स वाई, द टर्म एक्स वाई जेड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, तो फिर आपको एक्स वाई जेड से डायरेक्टली इसको स्टार्ट नहीं करना है, व्हाट इज़ वाले में शुरू कर लेना है, लेकिन व्हाट इज़ मेंट बाय वाले में मत करना। इसमें आपने जो भी एक्स वाई जेड के बारे में पता है, मान लो एक्स वाई जेड आर अल्फ़ाबेट्स, तो क्या करना है, एक्स वाई जेड आर अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है दीज आर अल्फ़ाबेट्स, फिर वही आपको आर डबल ई लगा देना है, रिस्पॉन्ड कर दिया अपन ने क्या है। अब एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप एक्सप्लेन कर दो, ये डेफिनेशन भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा कोई एक्चुअल आंसर नहीं है, तो मत सोचना है तो फालतू क्वेश्चन करा रहा है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्सप्लेन कर सकते हो तो उसको एक्सप्लेन कर देना, एग्जांपल दे सकते हो तो एग्जांपल दे देना। और अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी फार्मूला डाल देना, फार्मूला तो आपको पता ही होगा, डायमेंशनल फार्मूला डाल देना, या फिर अगर ये भी नहीं आता तो यूनिट डाल देना, कुछ तो आता होगा वो चीज़ डाल देना। और अगर मान लो कोई चीज़ पूछ लिया उसने, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रिज्म, या फिर व्हाट इज़ प्रिज्म, तो उसमें कम से कम डायग्राम बना देना एक इतना सा, आज तो बनाना थोड़ा है, डायग्राम बना देना एक, दिस इज़ प्रिज्म, फिगर प्रिज्म, ऐसे करके क्वेश्चन बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ये भी क्वेश्चन हो गया चौथे प्रकार का। अब मेन क्वेश्चन आता है जो सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब आपको इसके लिए बढ़िया एक ट्रिक है 5, इसके 2 तरीके हैं लिखने के। अगर आपको व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्स वाई जेड आ गया है तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, एक्स वाई जेड इज़ अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। आप ए बी सी ऐसे कुछ भी लिख दो, या फिर आप और एक तरीके से लिख सकते हो, फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एक्स वाई जेड। अब ये हो गया, ये तो पहले लाइन डाल दी तो आ गया, लेकिन अब बड़ा कैसे करना है इस चीज़ को। अब जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड, जैसे इसमें पूछ रहा है कैपेसिटेंस में, तो कैपेसिटेंस काय में डिपेंड करती है, मीडियम पे, फिर साइज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ये एक्स कोई भी चीज़ हो, आप इसको इस लाइन जो लाइन लिखने वाला हूँ इसको हर लाइन के हर पॉइंट के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ जैसे मान लो एक्स वाई जेड को अफेक्ट हो रहा है साइज़ से, तो यहाँ पे साइज़ डालें, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखना है एक्स वाई जेड इज़ अफेक्टेड बाय साइज़। अब आपको इंक्रीज़ होता है इससे एक्स वाई जेड या डिक्रीज़ होता है एक्स वाई जेड, आपको ये नहीं मालूम है तो भी ठीक है, लेकिन इतना डाल देना एक्स वाई जेड इज़ अफेक्टेड बाय साइज़। तो सिर्फ पॉइंट जो आपको एक शब्द था उसकी एक लाइन तो बन गई कम से कम। अगर आपको मालूम है साइज़ इंक्रीज़ होता है तो लिख देना इफ़ साइज़ इंक्रीज़ एक्स वाई जेड इंक्रीज़, इस तरीके से बढ़ा देना। सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो।
तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चन थे और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिनमें ये कोई भी रूल नहीं लगता है, उन क्वेश्चनों को कैसे करना बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आ गया, अंडर व्हाट कंडीशन डज द लेंस बिकम इनविजिबल इमर्स्ड इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो इसमें आपको कैसे दिमाग लगाना है, जो थ्योरी आपको ऑलरेडी दी हुई है, आपको सिर्फ इतना आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, आपको इतना पता है। अब इसको यहाँ पे कैसे करना है, अंडर व्हाट अंडर दीज कंडीशन, और फिर ये लिख दिए और वापस से आंसर डाल दिए। फिर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। तो इसमें आप क्या लगाओ, कोई इसमें ट्रिक लग ही नहीं सकती। तो फोकल लेंथ ऑफ, तो द इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देना, द इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फोकल लेंथ 4 टाइम्स बिकम 4 टाइम्स, इस तरीके से कर देना। मतलब कि जब ठीक ठाक थ्योरी दी हुई है तो थ्योरी के क्वेश्चन वर्ड को हटा के लिख दो, फिर क्वेश्चन वर्ड हटा दो और लास्ट में आंसर डाल दो। ठीक है, पूरी थ्योरी लिख दो और क्वेश्चन लिख दो और लास्ट में आंसर डाल दो, या फिर क्वेश्चन वर्ड हटा के जो वॉट रहता है, डू रहता है, इस टाइप के, इनको हटा के इसमें आंसर डाल दो। ठीक है, और अगर कोई और प्रकार का क्वेश्चन मिलता है या कोई और ट्रिक मिलती है तो मैं बता दूंगा। बाय।